नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम सिंह कुंजवाल, सहायक प्राध्यापक जंतु विज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी। आज हम पर्यावरणीय स्थिरता और टिकाऊ जल कृषि, इससे पहले हमने जो पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी, हमने पूरे वाटर पैरामीटर्स का अध्ययन किया कि क्या क्या जल में अगर हमें कल्चर करना है मछलियों का और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, कितना हमें टेम्परेचर उसमें रखना चाहिए, कितना उसमें हमें पैरामीटर्स के रूप में पीएच होना चाहिए, और NO2 की मात्रा कितनी होनी चाहिए, NO3 की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अमोनिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये सब हमने जो पिछले व्याख्यान में चर्चा भी की थी और डिटेल में उनके बारे में पढ़ा था कि हम कैसे इन्वायरमेंटल कंट्रोल कम कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक सस्टेन कर सकते हैं एक्वाकल्चर में, और कैसे हमारी जो फिशेज हैं उसमें एक जलीय सिस्टम में वो कैसे कंट्रोल हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले व्याख्यान में भी पढ़ी थी। तो आज के व्याख्यान में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के व्याख्यान में हमारा जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड एक्वाकल्चर, पर्यावरणीय स्थिरता और एक टिकाऊ जल कृषि जिसको हम बोलते हैं। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल से इस व्याख्यान को पूर्ण करेंगे। तो जलीय कृषि क्या है, इसका हमने परिचय इससे पहले के अध्याय में भी किया था। कई बार हमने जलीय कृषि को परिभाषित भी कर दिया था। तो फिर से आप सभी का स्वागत इस व्याख्यान में, इस विशेष सत्र में, जिसका जो विषय है वो पर्यावरणीय स्थिरता और टिकाऊ जल कृषि। तो आज हम जानेंगे कि जो जलीय कृषि है, यानी जो मछली का जो पालन है, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हम इसे एक टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल बना सकते हैं, ताकि हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपनी भोजन की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें। आज हम बात करेंगे कि जलीय कृषि की, लेकिन एक खास दृष्टिकोण से बात करेंगे कि पर्यावरण स्थिरता के साथ बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे मछली पालन और जल जीवन उत्पादन पर्यावरण के लिए खतरा भी बन सकता है और कैसे हम इसे टिकाऊ भी बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हमें एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर डेवलप करने के लिए, जहाँ पर एक टिकाऊ जल कृषि अगर हमें स्थापित करनी है, तो उसके लिए हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचना है। उसी दृष्टिकोण से हम खास तौर पर इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसीलिए हमने इस टॉपिक को पर्यावरणीय स्थिरता भी और टिकाऊ जल कृषि भी। टिकाऊ जलीय कृषि का मतलब कि किस तरीके से हम उसको सस्टेन कर पा रहे हैं, कितने समय तक वो रह पा रही है और कितने व्यवस्थित तरीके से हम कल्चर कर रहे हैं फिशेस का, और पर्यावरण पर उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हम इस जलीय कृषि का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम जिक्र करेंगे। तो इस विषय की जो हमारी आज की जो रूपरेखा है वो है जलीय कृषि। तो जलीय कृषि क्या है, दूसरी हम जो बात बताएंगे या इस पर जिक्र करेंगे, उस बात का जो हम अध्ययन करेंगे वो है पारंपरिक और जो जलीय कृषि थी वो क्या है, और आधुनिक जो जलीय कृषि है वो कैसी है। तीसरा पॉइंट, पर्यावरणीय स्थिरता कैसे हो सकती है और उसका क्या महत्व हो सकता है। चौथी चीज़ इसमें रहेगी जो इंडोर और आउटडोर सिस्टम होता है एक्वाकल्चर में, वो हम इसमें समझेंगे। और इसके अतिरिक्त जो एक टिकाऊ यानी कि जो सस्टेनेबल जो जलीय कृषि है उसकी क्या भूमिका है, ये भी हम समझेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड में भी हमने जिक्र किया था, जो जलीय कृषि है उसका क्या अर्थ है, उसको हम कैसे समझ पाएंगे। जब हम पूरे तरीके से एक जलीय कृषि के सिस्टम को समझेंगे, तभी हम जो है पर्यावरण की भी रक्षा कर पाएंगे। तो जलीय कृषि केवल एक सिर्फ मछली के ही पालन को हम नहीं कर सकते हैं। एक एक्वाकल्चर का मतलब सिर्फ जलीय कृषि में मछली का पालन नहीं होता है, बना जितने भी एक्वेटिक आपके जो भी एनिमल्स होते हैं हम उनका भी कल्चर करते हैं उसमें। तो ये एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें पूरे जल जीवों का पालन पोषण किया जाता है। जितने भी जल में जो रहने वाले जो जीव होते हैं, जैसे कि मछली हो गया, झींगा मछली हो गया और सीप हो गया, और बाकी जो समुद्री पौधों का एक वैज्ञानिक और नियंत्रित तरीके से जो उत्पादन होता है,
वो एक जलीय कल्चर कहलाएगा। तो यह कृषि का ही एक प्रकार है जो जल आधारित होता है, जिसमें कई प्रकार से कल्चर किया जाता है। जैसे मीठे पानी का कल्चर होता है, मीठे पानी का जो जलीय कृषि होती है, खारे पानी की जलीय कृषि होती है, समुद्री एक्वाकल्चर की होती है, इंडोर और आउटडोर सिस्टम होता है। तो आज की दुनिया में जो जलीय कृषि है वो एक वैश्विक रूप से मछली उत्पादन का लगभग 50% से भी अधिक हिस्सा बन चुका है। तो पूरे जो जलीय कृषि है पूरा एक इंडस्ट्रियल लेवल पर, आप एक इंडस्ट्री समझ लीजिए इसको, एक जलीय कृषि को। तो उसके अंदर अगर, क्योंकि एक्वा का मतलब ही है कि हमें जहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है, जो यानी कि जल में रहने वाले जहाँ पर जीव की हम कल्चर करते हैं, जब उनका पालन पोषण करते हैं, जैसे मछली, झींगा, सीप, समुद्री वगैरह, जो भी हमने अभी चीज़ें आपको बताई, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो फिश एक्वाकल्चर में हम क्या करेंगे, जो हम मछलियों का करते हैं, जैसे प्रॉन कल्चर है, जैसे सीप कल्चर है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो हम जो फिश कल्चर की बात कर रहे थे, तो एक फिश एक्वाकल्चर हो गया। तो एक ये पूरा एक जलीय कृषि है। एक एग्जाम्पल से हमने एक चित्र के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक जलीय कृषि कैसे होती है। एक सामान्य से एक देखिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, जिसमें प्लांट भी हैं, एक्वाटिक प्लांट भी हैं, एनिमल्स भी हैं, फिशेज, और ये सारी चीज़ें हैं। पूरा एक जलीय कृषि का एक सिस्टम दिखाया गया हुआ है। तो ये एक जलीय कृषि है। इसके बाद जो एक्वाकल्चर की जो हम जलीय कृषि हम पढ़ रहे हैं, ये कितने प्रकार की होती है, ये जलीय कृषि की कौन कौन सी प्रणालियाँ होती है, हम थोड़ा इस पर भी जिक्र करेंगे। हालांकि हमने इससे पहले भी जलीय कृषि के जो विभिन्न प्रकार थे उन पर जिक्र किया था, इससे पहले के अध्याय में भी हमने कई बार इसका जिक्र किया है। तो फिर से एक बार इसको और देख लेते हैं। जैसे अभी हम पारंपरिक जो कल्चर होता था वो कैसा है, आधुनिक रूप से जो कल्चर कैसा होता है, ये सब चीज़ें पे हमें थोड़ा बहुत समझनी पड़ेंगी। जैसे पारंपरिक जो तालाबों की जो खेती होती थी पहले से, उसमें मछली पालन के लिए सबसे पुरानी और जो व्यापक रूप से जो उपयोग की जाने वाली प्रणाली है, जो पारंपरिक तालाब की जो खेती होती थी, तो वही सबसे पुरानी है जिसको व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था पहले से। तो और जो तालाबों में मछलियों को उगाने के लिए जो साफ पानी होता था और जो भोजन और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जाती थी उसमें, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पारंपरिक रूप से जो तालाब में जो खेती होती थी, वो जो कृषि कार्य होता था वो इस तरीके से होता था, जिसमें पूरे सिस्टम में जो है व्यापक रूप से मछलियों को उगाने के लिए साफ पानी और भोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें पूरे व्यवस्थित रूप से उसमें होती थी। वो पारंपरिक रूप से खेती की जाती थी। और उसके बाद जैसे पुनर्चक्रण प्रणाली हो गई, जिससे रिसर्कुलेटरी सिस्टम है, आरएएस सिस्टम है, ये आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी हो गई है। तो जैसे आरएएस का हमने पिछले अध्याय में खूब सारा जिक्र किया था, हमने इसकी पूरी स्टडी भी की थी कि आरएएस सिस्टम होता है। तो जो रिसर्कुलेटरी जो एक्वाकल्चर सिस्टम है, ये पुनर्चक्रण प्रणाली, इस प्रणाली में जो पानी होता है उसको पुनः उपयोग में किया जाता है, जिसमें पानी की बर्बादी भी कम होती है और पानी को साफ करने के लिए फिल्टर और बायोफिल्टर का उपयोग भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो अमोनिया वगैरह उसमें हो रहा है, जो गंदगी उसमें हो रही है, हमने पिछले लेक्चर में जब हम वाटर पैरामीटर्स का भी जिक्र कर रहे थे तो वहाँ पर हमने अमोनिया की भी बात की थी। एक छुपा हुआ जहर होता है मछली के तालाब के लिए, अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए, तो उस जलीय सिस्टम में जो है एक छुपा जहर के समान होता है। तो कैसे जो है अमोनिया की मात्रा को हम कर सकते हैं कम, और कैसे उसको हम कम करके जो है मछलियों को हमारे सांस लेने में ताकि तकलीफ़ ना हो, उनको वहाँ पर सरवाइव करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो कैसे हम उसको कम करेंगे, कैसे बायोफिल्टर का इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें हमने आरएएस के सिस्टम में भी पढ़ी थी। उस अध्याय में हमने आरएएस सिस्टम का पूरा जिक्र किया था कि किस तरीके से, जैसे अगर हमें समझना है तो एक छोटा सा अगर एक एक्वेरियम का सिस्टम होता है, हम थोड़ी देर के लिए घरों में हमारे एक्वेरियम का सिस्टम लगा होता है, हम उस एक्वेरियम के सिस्टम को समझ लेते हैं। उसमें हमने एक बार पानी भर दिया तो पुनः हमें उस पानी को जो है बदलने के लिए 10 से 15 जो दिन का समय होता है, 10 दिन के अंतराल में हमें पानी बदलना होता है। और उसके बीच में जैसे मछली को खाना दे रहे हैं या मछली का जो जितना भी एक्सक्रीटरी फीकल मैटर है वो उसी में रहता है, तो वो कैसे उस फिल्टर के माध्यम से जो है, जो उसमें बायोफिल्टर लगा होता है, उसमें वो ऑक्सीजन पंप का भी काम करता है और साथ ही साथ जो है उस फिल्टर में जितनी उसके अंदर गंदगी होती है वो उसको भी अपने पास में ऑब्जर्व कर लेता है, ताकि हम उसको जो है
हफ्ते के अंतराल में या 5 से 7 दिन के अंतराल में उस फिल्टर को हम सफाई कर लेते हैं, ताकि उसमें से जो पॉन्ड की जो उसने जो एक्वेरियम की जो गंदगी अपने पास ले रखी है हम उसको साफ़ कर लेते हैं। और बाकी उसके बाद 2 काम है, एक तो गंदगी को भी साफ़ करना होता है, दूसरा वो ऑक्सीजन का काम भी कर रहा होता है। उसमें एक पाइप जो है एक्वेरियम के बाहर होती है, जिससे जो है पूरा ऑक्सीजन उसमें उस सिस्टम से जा रहा होता है। तो मछलियों के लिए ऑक्सीजन का सिस्टम भी हो गया और जो उनके अंदर गंदगी थी वो भी हमने बाहर कर दी। तो ये एक छोटा सा एक उदाहरण है कि किस प्रकार से जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे काम करती है। तो ये प्रणालियाँ जो हैं आधुनिक प्रणालियाँ हैं। और इसके अतिरिक्त एक जो जलीय प्रणालियों में एक तटवर्ती और निकटवर्ती जो पिंजरे की खेती होती थी, केस कल्चर जिसको हम कहते थे, ये भी हमने पिछले अध्याय में जिक्र किया था। हम फिर से इसको जान लेते हैं। इस प्रणाली में जो तटीय क्षेत्रों में जो मछलियाँ हैं और जो अन्य जो जलीय जीव हैं उनको पालने के लिए उपयोग की जाती है। और इन पिंजरों में जो पानी का आदान प्रदान होता है वे मछली के लिए एक सुरक्षित रहने की व्यवस्था भी प्रदान करते हैं, उसके लिए एक हैबिटेट्स की भी व्यवस्था करते हैं। तो वो एक निकटवर्ती तटवर्ती पिंजरे वाली जो कृषि की खेती होती है वो इस प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो फिश का जो कल्चर किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके आवास की और पानी का आदान प्रदान उस पिंजरे के अंदर, तो वो कैसी जगहों पर किया जाता है ये हमने जिक्र किया था कि कितनी उसमें, जैसे हमारे पास कम जगह है तो उस ऐसी जगहों पर भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं जो केस कल्चर वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें। और इसके अतिरिक्त जैसे अपतटीय जो पिंजरे की खेती होती थी, जो समुद्री खेती जो कहलाती थी, तो ये कौन सी प्रणाली थी? ये भी एक जलीय एक्वाकल्चर की प्रणाली है। ये सारी प्रणालियाँ हम इसलिए इसमें जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हम जब सारी प्रकार की जब प्रणालियों का जिक्र करेंगे तो उसके बाद हमें कैसे इन्वायरमेंटल को भी हमें बचाना है और कैसे एक सस्टेन करना है पूरे एक्वाकल्चर सिस्टम को, तभी उससे हमें पता चल पाएगा। तो अपतटीय पिंजरे की जो खेती है, जो समुद्री खेती है, तो इस प्रणाली में जो खुले समुद्र में जो मछली और जो अन्य जलीय जीवों को पालने के लिए जो उपयोग की जाती हैं, और पिंजरे में पानी का जो आदान प्रदान होता है वो अधिक होता है और वो समुद्री जीवन के लिए एक अधिक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। तो ये जो है अपतटीय पिंजरे की खेती हो गई। और इसके अतिरिक्त मीठे पानी का जो जलीय कृषि होती है वो मीठे पानी का, ठीक, और फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो होता है, तो इस प्रणाली में नदियाँ, तालाबें, झील, इनमें जो मछली हो गई, झींगा हो गए या फिर अन्य जो भी जलीय जीवों को पालने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो इस फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में, यानी जो मीठे पानी का जो एक जलीय कृषि है वो इसके अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त खारे पानी का एक्वाकल्चर है। खारे पानी का एक्वाकल्चर, ये इस प्रणाली में क्या होता है, जो समुद्र है या फिर झीलों में और या फिर अन्य खारे पानी के क्षेत्रों में झींगा, समुद्री शैवाल और अन्य जलीय जीवों को पालने के लिए उपयोग की जाती है। तो ये सब जितना भी मैरीन वाटर एक्वाकल्चर होता है वो इसमें आ जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम जो जलीय कृषि प्रणालियां हैं, अगर उनके उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम कहलाता है, एक्वापोनिक सिस्टम कहलाता है, रिसर्कुलेट एक्वाकल्चर सिस्टम कहलाता है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द जलीय कृषि जो एक्वाकल्चर होता है। एक्वापोनिक्स में जितना भी मछली का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, एक्सक्रेटरी जो मैटर होता है, उसको पौधों के लिए पोषक तत्व के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसका बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उसको अन्य पौधों के रूप में या साग सब्जी जो भी हम उगाते हैं उसके ऊपर, या अन्य कोई हमें खेती करनी है वो भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो पौधे होंगे वो मछलियों को ऑक्सीजन भी प्रदान करेंगे। तो उनका 2 कार्य हो गया, एक तो पौधे ऑक्सीजन मछलियों को प्रदान कर रहे हैं और दूसरा जो उनका एक्सक्रेटरी सब्सटेंस है, जो उनके अपशिष्ट पदार्थ जो हैं, वो एक खाद के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, पोषक तत्वों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। तो वो उन पौधों के कार्य में आ जा रहा है, उस खेती के काम में आ जा रहा है। तो ये एक्वापोनिक्स की प्रणाली आती है। इसके अतिरिक्त एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्या होता है, पौधों को मिट्टी के बिना उगाने वाली जो प्रक्रिया होती है, यानी कि मिट्टी के बिना उगाने के लिए पानी और पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। वहाँ पर मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा रहा है, पानी और पोषक तत्वों का उपयोग किया जा रहा है। तो वो जो प्रणाली हो जाएगी वो हाइड्रोपोनिक्स की प्रणाली कहलाएगी। तो हाइड्रोपोनिक में और एक्वापोनिक्स में ये 2 एक बहुत
अच्छे उदाहरण हैं जलीय एक्वाकल्चर सिस्टम के या जलीय कृषि के, जिसमें एक में पौधों को मिट्टी के बिना उगाने के लिए पानी और पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है, और एक प्रणाली में जो है मछली के अपशिष्ट को पौधों के लिए और पौधों से ऑक्सीजन मछलियों को प्रदान करना, ये दोनों सिस्टम हो जाते हैं। तो एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक सिस्टम, ये दो प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं। इसके थ्रू जैसे रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का हमने बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो इस प्रणाली में पानी को रिसर्कुलेट यानी कि उसका दोबारा से पुनः उपयोग करना, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है, और पानी को साफ करने के लिए फिल्टर और बायो फिल्टर का उपयोग तो ऑलरेडी किया ही जाता है। तो ये हो गया रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। तो ये एक जलीय कृषि प्रणालियों के उदाहरण हैं। हम कैसे इनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने आसपास में इस तरीके के सिस्टम को हम लगा सकते हैं, और जिससे हमारे पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान भी पहुंचे और हम सस्टेनेबल तरीके से जो है एक जलीय कृषि की प्रणाली को कर सकें। ये एक चित्र के माध्यम से एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स और आरएएस सिस्टम, ये तीन चीज़ें इसमें दिखा रखी है। पहला इसमें जो चित्र है वो एक्वापोनिक सिस्टम का है। तो कैसे मछलियों का जो जितना भी अपशिष्ट होगा उसका हम यूज कैसे कर रहे हैं। पानी एक तरफ से पानी ऊपर जो हम उसमें चाहे कोई भी पौधे लगा रखे हैं या फूल जो भी हम उसमें उगाना चाह रहे हैं, उसमें पोषक तत्व के रूप में, खाद के रूप में जो मछली का अपशिष्ट पदार्थ है वो जा रहा है, और वहाँ से ऑक्सीजन हम मछली के लिए उपयोग में ला रहे हैं। तो ये दोनों गिव एंड टेक चल रहा है। तो ये एक्वापोनिक सिस्टम। हाइड्रोपोनिक सिस्टम दूसरा वाला सिस्टम उदाहरण के तौर पर दे रखा है। दूसरे चित्र में हाइड्रोपोनिक सिस्टम यानी कि मिट्टी का कोई उपयोग नहीं है, पानी और पोषक तत्वों का उपयोग हो रहा है। ये दोनों चीज़ें जो है कैसे खेती कर रहे हैं पौधे की, या कैसे हम वहाँ पर साग सब्जी जो भी चीज़ें हम उगाना चाह रहे हैं वो किस तरीके से कैसे उपयोग हो रहा है पौधों को उगाने के लिए, मिट्टी का उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। जैसा अभी हमने थ्योरेटिकली इसमें पिछले स्लाइड में पढ़ा था, उदाहरण के तौर पर जो हमने पढ़े थे हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक और आरएएस सिस्टम, उन तीनों की चित्र। तीसरा आरएएस सिस्टम का, जिसमें पूरा रिसर्कुलेट यानी कि जो पानी है जिसमें अमोनिया की मात्रा भी थी, NO2 की भी थी, Na3 की भी थी, जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन भी है, सब कुछ हमारे उसमें है, लेकिन हम उसको कैसे दोबारा से उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक बार पानी में इस तरीके से अमोनिया वगैरह खुल जाती है, या फिर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, तो कैसे जहरीला बन जाता है। तो इस सिस्टम में क्या होगा, उसको रिसर्कुलेट किया जाएगा, वो चीज़ें बाहर कर दी जाएंगी और दोबारा से पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आरएएस सिस्टम में पानी की बचत सबसे बढ़िया। अगर पानी कम है तो वहाँ पर आरएएस सिस्टम सक्सेसफुल सिस्टम होता है। तो ये एक उदाहरण के तौर पर, एक चित्र के तौर पर एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और आरएएस के जो तीनों सिस्टम हैं। इसके अतिरिक्त हो गया जलीय कृषि के लाभ। जलीय कृषि जितने भी हमने इनकी जो पढ़ी चीज़ें और कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या होते हैं, उदाहरण भी पढ़ लिए, और पूर्व में कैसे पहले से जो है जलीय कृषि की जाती थी, उसकी खेती कैसे की जाती थी, और कैसे आधुनिक तरीके से किया जा रहा है। और इनके बाद जो है जलीय कृषि को अगर हम समझेंगे तो इनके क्या क्या लाभ हैं, तो हमें ये भी जानने जरूरी है। जैसे खाद्य सुरक्षा में इसका क्या लाभ है। एक्वाकल्चर जो है वो खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मछली और अन्य जो जलीय जीवों का एक अच्छा सबसे स्रोत वो खाद्य सुरक्षा के तौर पर हम देखें तो वो मछलियाँ हैं। तो जो जलीय कल्चर, जो मछली का जो जलीय कल्चर है, उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि खाद्य सुरक्षा, यही एक स्रोत के रूप में काम करते हैं। दूसरी चीज़ है रोजगार की। अगर हम बात करें तो हमने जैसा कि पहले अध्याय से भी हमने शुरुआती तौर पर कहा था कि एक्वाकल्चर में जो फिश एक्वाकल्चर है इसके क्या लाभ हैं, तो उसमें हमारा रोजगार सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आया था कि हमने फिश कल्चर करना है, हमें कैसे स्पेसीज़ का सिलेक्शन, ये भी हमने उसमें जिक्र किया था, कैसे हमने वाटर पैरामीटर्स करने हैं, कैसे उसकी मार्केट वैल्यू होती है, और कैसे हमें देखना चाहिए कि मार्केट वैल्यू में कौन सी स्पेसीज़ वगैरह ज़्यादा होती हैं, कौन सी पॉपुलराइज स्पेसीज़ होती है। तो ये हमारे क्या होंगे, एक इनकम का सोर्स है, जो हमारा कमाई का एक जरिया है, जो हमारा रोज़गार का एक जरिया है, उसको कैसे बढ़ाएंगे। तो एक्वाकल्चर जो है वो ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में रोज़गार इसी तरीके से बढ़ावा भी देता है, और जिससे जो स्थानीय लोगों की जो अर्थव्यवस्था होती है, जो उनकी जो इकोनॉमिक्स होती है, वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ताकि वो आर्थिक रूप से जो है मजबूत हो सके, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, ताकि उनका रोज़गार में बढ़ावा मिल सके, और उनका जो है कमाने का जो जरिया है वो बढ़ता रहे, घर परिवार उनका चलता रहे, जिसको हम रोज़गार की व्यवस्था कहते हैं। तो ये एक दूसरा बड़ा इसका बेनिफिट है। तीसरी है पर्यावरण का संरक्षण करना। कंजर्वेशन तो करना ही है इन्वायरमेंट का, तो पर्यावरण संरक्षण भी
इसका लाभ में आ जाता है। जैसे एक्वाकल्चर जो है वो जो जलीय कृषि है वो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जो जितने भी जो मछलियाँ होती हैं उनकी घटती और बढ़ती जो आबादी है उसको पुनर्जीवित करने में मदद करता है और जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलता है। एक तो ये हो गया, और इसके अतिरिक्त जो एक्वाकल्चर है, जो जलीय कृषि है, एक वो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कार्य भी है, एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में भी, जो खाद्य सुरक्षा, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, इन सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो ओवरऑल जलीय कृषि के ये लाभ होते हैं। इसके बाद हम जो जिक्र करेंगे, जो आज का हमारा जो टॉपिक था जिस पर हमने एक पॉइंट रखा था कि पर्यावरण की स्थिरता क्या है। ये पर्यावरण स्थिरता पर ही हमारा ये पूरा जो व्याख्यान है और पर्यावरण स्थिरता पर भी है, और कैसे बायोडाइवर्सिटी को हम डेवलप कर सकते हैं और कैसे पर्यावरण को स्थिर कर सकते हैं, क्या ये पर्यावरण स्थिरता है। तो पर्यावरण स्थिरता का जो तात्पर्य है वो है प्राकृतिक संसाधनों का, जितने भी हम संसाधनों को यूज करते हैं नेचुरल रूप से, उनका ऐसा उपयोग जिससे भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें, वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो ये सही मायने में एक पर्यावरणीय स्थिरता है। कार्बन फुटप्रिंटिंग हो गया, जल उपयोग हो गया, भूमि का उपयोग हो गया, उदाहरण के लिए जैसे वनों की कटाई हो गई, वना मछली फार्मिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें। और अब जो हम बात करेंगे वो पर्यावरण स्थिरता की, माने कि ऐसे तरीक़ों से संसाधनों का उपयोग करना जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उनका लाभ ले सकें, जैसे आने वाली पीढ़ियों को उसमें नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करती हैं कि जो हमारी गतिविधियाँ हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान ना पहुंचाया जाए, जितना भी नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसको कोई लॉस ना हो। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जलाशय को बनाने में, निर्माण करने में, पॉन्ड इंडोर कल्चर करने में, आउटडोर कल्चर करने में, बाकी जितना भी हम मॉडर्न तरीके से उसमें टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से हमारी जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और जल, भूमि और वायु की गुणवत्ता, ये तीन चीज़ें, जल, भूमि और वायु, इनकी गुणवत्ता भी बनी रहे, तो जैव विविधता को संरक्षित भी किया जाए। जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी को उसको भी कंजर्व करना, ये एक उद्देश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम इंडोर और आउटडोर जो जल कृषि प्रणाली है वो क्या हैं, उनको भी हम जानेंगे कि इंडोर और आउटडोर सिस्टम क्या होता है। उदाहरण के तौर पर सभी इस बात को जानते हैं कि जो इंडोर सिस्टम है विशेष रूप से जो पुनः परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमारे सिस्टम की बात करी, जल कृषि की जो प्रणालियाँ हमने उदाहरण के तौर पर अभी पिछले स्लाइड में बात की थी, जो जिक्र किया था, तो विशिष्ट लाभ प्रदान करती है। तो RAS जितने भी टेक्नोलॉजी होती हैं वो सब इंडोर प्रणालियाँ, वो नियंत्रित वातावरण प्रदान करती हैं जिससे बेहतर जल गुणवत्ता उनको मिल सके, प्रबंधन हो सके, उनको संभावित रूप से उच्च उत्पादन, घनत्व, ये सारी चीज़ें संभव होता है। लेकिन इसके लिए ऊर्जा और पूंजी निवेश, इन दोनों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक रूप से अगर हम कोई चीज़ को डेवलप करते हैं उसमें उतनी पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसमें उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर हमने इंडोर सिस्टम को डेवलप कर दिया, अगर मॉडर्न तरीके से अगर हमने जल कृषि प्रणालियाँ RAS टेक्नोलॉजी से हमने स्टार्ट करी है, तो इसमें ये चीज़ें ज़रूर हैं कि पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए या फिर उसका प्रबंध करने के लिए, उच्च उत्पादन घनत्व को डेवलप करने के लिए, तो उतनी ही हमें एनर्जी और उतनी ही हमें फाइनेंशियल जो है उसमें निवेश की भी आवश्यकता होगी। ये इंडोर सिस्टम होता है। और आउटडोर सिस्टम प्राकृतिक रूप से जो हम तालाबों का निर्माण करते हैं तो वो चाहे सनलाइट में होता है, सूर्य के प्रकाश में, और संभावित रूप से जो कम ऊर्जा और लागत से बन पाती हैं, वो हमें उतना ही बेनिफिट भी देती हैं, उतना ही लाभ भी देती हैं। तो लेकिन पर्यावरणीय जो उतार चढ़ाव है उसके प्रति अधिक संवेदनशील भी हो सकती है। इसके लिए बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकता भी होती है। तो ये होता है पूरा आउटडोर सिस्टम। तो आउटडोर सिस्टम और इंडोर सिस्टम, ये दो प्रकार के हो गए। तो इंडोर सिस्टम जो हो गया जिसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनल रूप से जिसको हम अंदर डेवलप करते हैं,
जहाँ पर हमें पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें जो है हाई डेंसिटी प्रोडक्टिविटी वाली जो डेंसिटी है फिश की, वो भी हमें वहाँ पर पॉसिबल करनी पड़ेगी। वाटर क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट भी करना है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आरएएस सिस्टम में हैं, और ये सारी चीज़ें इंडोर सिस्टम में हैं। तो इंडोर सिस्टम इंटरनल रूप से जो हम डेवलप कर रहे हैं, और आउटडोर सिस्टम जो नेचुरल हमें मिल रहा है, नेचुरल रूप में जो सनलाइट में सूर्य के प्रकाश और संभावित रूप से जो जहाँ पर एनर्जी का कम उपयोग हो रहा है। बस दोनों में अंतर इतना होता है कि इंडोर सिस्टम में उसके लिए एनर्जी और पूंजी दोनों को निवेश की आवश्यकता होगी, लेकिन आउटडोर सिस्टम में कम होगी। यदि आउटडोर सिस्टम को हम देखें, पर्यावरणीय उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है, और इसके लिए उतनी ही फिर एरिया जो लैंड एरिया होती है उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये है इंडोर और आउटडोर सिस्टम का। और ये जो इंडोर जो एक्वाकल्चर का जो सिस्टम अभी हम जिसकी हम बात कर रहे थे आरएएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसमें एक नियंत्रित वातावरण भी होता है, क्योंकि उसमें आरएएस में आमतौर पर जो मछलियाँ होती हैं उनको इंडोर टैंकों में पाला जाता है, जिसमें पानी के तापमान और ऑक्सीजन के स्तर को और इसके अतिरिक्त जो अन्य जो मापदंड उसके लिए होते हैं उन पर सटीक नियंत्रण भी संभव हो जाता है। तो ये एक कंट्रोल इन्वायरमेंट की बात करें तो वो आरएएस टेक्नोलॉजी में जल है, पानी का जो पुनर्चक्रण होता है, जो रिसर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वो भी उसमें लगाया जाता है। तो पानी को फिल्टर करके हम दोबारा से, जिसको पुनर्चक्रित कहते हैं, तो पुनर्चक्रित भी किया जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो पानी का उपयोग है और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जिसका निर्वहन वो कम से कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। तो पानी का उपयोग भी कम होगा और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका निर्वहन भी कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो उच्च उत्पादन घनत्व, हाई प्रोडक्शन डेंसिटी की हम अगर बात करें तो वो आरएएस जो पारंपरिक जो आउटडोर प्रणालियों की तुलना में अधिक मछली भंडारण डेंसिटी को सहारा दे सकता है। तो ये आरएएस टेक्नोलॉजी के अंदर यानी कि इंडोर एक्वाकल्चर में आ गया। ऊर्जा आरएएस अगर पंपों की बात करें तो फिल्टर और अन्य उपकरणों पर निर्भर करेगा, जिसके लिए जो है विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता ज़्यादा होगी। नेचुरल रूप से अगर हम बात करें तो आरएएस सिस्टम में जो है एनर्जी की हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जितनी मशीनें उसमें यूज होंगी, जितने फिल्टर उसमें लगेंगे, जितने उपकरण उसमें प्रयोग में लाए जाएंगे, उन सब के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हाई एनर्जी सोर्स इंडोर सिस्टम। इसके अतिरिक्त गहन पूंजी अगर बात करें इकोनॉमिकली, तो आरएएस सिस्टम में स्थापना में करने में और उसके रखरखाव के लिए भी, उसका मैनेजमेंट करने के लिए भी, उसको कंट्रोल करने के लिए भी महत्वपूर्ण जो प्रारंभिक निवेश है उसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो ये एक पूंजी निवेश की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली जो अगर बात करें तो उसमें आवश्यकता पड़ेगी। ये इंडोर एक्वाकल्चर है। स्थान लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि पूरे अगर आरएएस सिस्टम की हम बात करें तो उसमें जो भूमि की उपलब्धता है या फिर जलवायु की परवाह किए बिना थोड़ा शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। अगर हम नेचुरल सिस्टम की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें ऐसी जगह उसमें चुननी पड़ती है, जैसे हम तालाबों का निर्माण कर रहे हैं आउटडोर सिस्टम में, तो हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा था कि हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें भूमि का चयन भी करना पड़ेगा, हमें मिट्टी का चयन भी करना पड़ेगा, हमें मछली की प्रजातियों का भी चयन करना पड़ेगा, पानी की व्यवस्था का भी चयन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप में। लेकिन अगर आरएएस टेक्नोलॉजी की बात करें, यदि इंडोर जलीय कृषि की हम बात करें तो वहाँ पर इसके लिए लचीलापन हम ले सकते हैं, क्योंकि ये एक शहरी क्षेत्र में भी स्थापित किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्र में भी स्थापित किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई बाउंडेशन हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए चाहे वो ऑक्सीजन की है, चाहे पानी की है, कम पानी में भी चलेगा और कम जगह में भी उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम ज़्यादा हो गई उसको भी हम कंट्रोल कर लेंगे, अगर अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो गई, अन्य जो अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उनको भी हम कंट्रोल कर लेंगे। पानी अगर कम है तो वो भी रिसर्कुलेटरी सिस्टम में पुनर्चक्रण के माध्यम से आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इंडोर सिस्टम की है। लेकिन एक जो स्थान की अगर बात करें, लैंड एरिया की बात करें, उपलब्धता की बात करें, तो वो हम बहुत ज़्यादा उसके जलवायु की परिस्थितियों को ना देखे बिना भी कहीं पर भी उसको हम स्थापित कर सकते हैं, चाहे वो एक
शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। तो ये इंडोर एक्वाकल्चर के कुछ बातें हैं जो इसमें हमें जिक्र करना भी ज़रूरी है और जिनको हमें समझना भी ज़रूरी है कि क्या क्या इंडोर सिस्टम में होता है। ये इस स्लाइड में इंडोर और आउटडोर जो जलीय कृषि है उसको एक चित्र के माध्यम से हमने दिखा रखा है कि कैसे इंडोर सिस्टम में जो पहला वाला जो डायग्राम है वो इंडोर सिस्टम में है, इसमें कल्चर किया जा रहा है फिशेस का, और किस तरीके से इसमें पूरी RS की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरा एक खुला परितंत्र, पूरा एक इकोसिस्टम में खुला तंत्र के सामने पूरे ओपन एरिया में जो जलीय कृषि एक प्रणाली चल रही है, पूरे खुले खेतों में जो है तालाबों का निर्माण कर रखा है। तो ये आउटडोर सिस्टम हो गया। इसमें हमें जगह की आवश्यकता, इसमें भूमि का चयन करना पड़ेगा जो आउटडोर सिस्टम है, इसमें हमें पानी का चयन करना पड़ेगा, इसमें इनलेट आउटलेट की व्यवस्था देखनी पड़ेगी, इसमें हमें मिट्टी की आवश्यकता, जो मिट्टी का चयन करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा क्योंकि हमें आउटडोर सिस्टम में कल्चर करना है। तो ये प्राकृतिक रूप से है। और ये इंडोर सिस्टम जो है वो इंटरनली हम कहीं पर भी डेवलप कर सकते हैं। इसमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, फाइनेंशियली हमें ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा इंडोर सिस्टम के लिए, और आउटडोर सिस्टम प्राकृतिक रूप से डेवलप कर सकते हैं। तो ये सामान्य एक चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो आउटडोर कृषि, जल कृषि जो स्वाभाविक परिस्थितियों में रहेगा। अभी जैसे कि हमने इंडोर सिस्टम में 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, और आउटडोर सिस्टम में एक जो स्वाभाविक परिस्थितियों में मछलियों को जो खुले तालाबों में या रेसवेज में अगर हम बात करें या केज कल्चर में हम बात करें तो प्राकृतिक सूर्य जो सनलाइट होगी उसमें और तापमान में उतार चढ़ाव और जल धाराओं के संपर्क में रहते हैं। और दूसरी चीज़ है जो ऊर्जा की लागत है वो ऑटोमेटिकली कम होगी क्योंकि इंडोर सिस्टम में ज़्यादा थी और आउटडोर सिस्टम में थोड़ा कम हो गई। तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर भी निर्भरता के से ऊर्जा जो गहन है वो उपकरणों की आवश्यकता कम हो जाती है। तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं की हम बात करें तो ऊर्जा उपकरणों की आवश्यकता भी कम, अधिक भूमि की आवश्यकता है। जो तीसरी बात हम बता रहे हैं वहीं पर हमें इंडोर सिस्टम में उसकी आवश्यकता कम थी, तो यहाँ पर हमें आउटडोर सिस्टम में जो है अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। तो आउटडोर प्रणालियों के लिए आमतौर पर जो RS की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है, और पर्यावरणीय उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता भी हमें रखनी पड़ेगी, चाहे वो मौसम के प्रति, जल प्रवाह के प्रति, तापमान में परिवर्तन, मछलियों की, ये सभी चीज़ें स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित भी कर सकते हैं। ये हमने इससे पहले जो अध्याय पढ़ा था जिसमें हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर पढ़े थे, इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो जितने भी पर्यावरणीय जो कारक थे उन सब में हमने जिक्र किया था कि क्या क्या पर्यावरणीय कारक होते हैं जो मछली पालन के लिए उतार चढ़ाव का कार्य करते हैं। रोगों का खतरा जो आउटडोर सिस्टम है, क्योंकि बाहरी वातावरण के संपर्क में आने से रोग भी लग सकते हैं, जितने भी जो पैरासाइट्स हैं, जो परजीवी हैं, उनका प्रकोप, उनका खतरा वो बना रहता है। जल की जो गुणवत्ता है वो एक बड़ी चुनौती होती है आउटडोर सिस्टम में, क्योंकि हमें सारी चीज़ें कंट्रोल करनी होती है। इसमें कोई टेक्नोलॉजी का हम RS इंडोर सिस्टम नहीं लगा रखा है, इसमें जल की गुणवत्ता भी हमें देखनी है, वर्षा का भी देखना है, अपवाह की स्थिति भी देखनी है, और अन्य इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हम बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारी इसमें है वो रहेंगी। तो ये था एक आउटडोर सिस्टम जो जलीय कृषि थी। तो इंडोर सिस्टम और आउटडोर सिस्टम हमने दोनों सिस्टमों की स्टडी भी कर ली है, दोनों का अध्ययन कर लिया है, दोनों के हमने उदाहरण भी देख लिए हैं, सचित्र उदाहरण भी इसमें हमने देख लिए हैं। इसके अतिरिक्त किसमें कितना खर्चा का वहन आ सकता है, आउटडोर में कितना आता है, इंडोर में कितना आता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसमें कितना होता है, जगह का इस्तेमाल किसमें कितना होता है, भूमि की आवश्यकता किसमें कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हमने इंडोर और आउटडोर सिस्टम में पढ़ी। अब इसके अतिरिक्त जो एक हम आज का जो अध्याय था इसमें एक तो पर्यावरण की हमने बात करी, दूसरा सस्टेनेबल एक्वाकल्चर जो हम पिछले अध्याय में भी बात करी थी, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक टिकाऊ जो जल कृषि है उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, उसके क्या क्या बातें हैं जो हम जिन पर हम खरे उतर सकते हैं, जिनकी वजह से हम एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। तो जिनमें से हम प्राकृतिक संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग करना इसका पहला सिद्धांत है कि जितने भी पानी और ऊर्जा है उसका सबसे यानी कि न्यूनतम उपयोग करें।
दूसरी बात है कि जो अपशिष्ट प्रबंधन है, जितना भी फीकल मैटर है, जितना भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, उन मछलियों का जो मल है और बचे हुए जो आहार है, जो उनकी हम फीडिंग हम कराते हैं फिश को, और उसका दोबारा से यानी कि पुनः उसका उपयोग करना, यानी कि जो उसका जो वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग करना, ये दूसरा सिद्धांत है। और तीसरी अगर हम बात करें, स्थानीय प्रजातियों का चयन करना। पहली चीज़ हो गई प्राकृतिक संसाधनों का सही से उपयोग करना, कुशलतापूर्वक उपयोग करना, चाहे उसमें पानी की बात करें या ऊर्जा की बात करें, न्यूनतम रूप से हो। दूसरी चीज़, जितना भी उनका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, अपशिष्ट पदार्थ का सही मात्रा में प्रबंधन करना। मछलियों के बचे हुए मल और उसका जो फीडिंग मैटर है उसका भी हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होगी स्थानीय प्रजातियों का चयन। स्थानीय प्रजातियों का चयन से तात्पर्य इस बात का है कि हम किस प्रकार की प्रजातियों का चयन कर रहे हैं, जिनमें कम से कम बीमारी हो, जिनमें हमें लागत अधिक मिले, जिनका व्यापार हम अधिक कर सकें, जिनकी मार्केट रेट अच्छी हो, जिनमें विकास अच्छा हो, जिनका डेवलपमेंट अच्छा हो, यानी कि जिनमें ग्रोथ रेट अच्छा हो, जिनकी लेंथ और विड्थ बढ़े, और कम से कम रूप से उनमें फंगल या बैक्टीरियल या वायरल डिजीज की संभावना हो और उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो। ये हमने इससे पहले अध्याय में जब हम प्रजातियों का चयन कैसे करते हैं उसमें भी हमने जिक्र किया था कि स्थानीय प्रजातियों का चयन भी हमें एक महत्वपूर्ण इसका सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त है जल की गुणवत्ता। जल की गुणवत्ता हमें आउटडोर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें आउटडोर सिस्टम में होती है। इंडोर सिस्टम में हम नेचुरली या RS टेक्नोलॉजी की सहायता से भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन आउटडोर सिस्टम की हम बात करें तो हम एक पूरे सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की बात करें तो जल गुणवत्ता को बनाए रखना ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें हम ऑक्सीजन का स्तर, pH का स्तर, नाइट्रेट का स्तर, नाइट्राइट का स्तर, अमोनिया का स्तर और pH का स्तर, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, ये सारी चीज़ें हमें जो है एक बैलेंस रूप में रखनी पड़ेंगी, जिससे मछलियों को कोई अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोई रोग ना लगे। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उससे भी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन का स्तर कम होता है तो हमने जब पिछले अध्याय में जब वाटर पैरामीटर्स जो हमने पढ़े थे, जो जल की जो गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जितने भी पैरामीटर्स इस एक्वाकल्चर में, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के लिए होते हैं, उसमें हमने ये सारी चीज़ें जिक्र की थी। तो कितना pH होना चाहिए, कितना नाइट्रेट होना चाहिए, तो कहने का तात्पर्य है कि जल की गुणवत्ता बनाए रखना एक इज़ द अनदर प्रिंसिपल ऑफ दिस सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। और इसके अतिरिक्त है ऊर्जा दक्षता, जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी की हम बात करें तो ऊर्जा, सौर ऊर्जा और अन्य जो वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना। तो ये जो टिकाऊ जो जल कृषि है उसके सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो इसी में एक जो IMTA यानी कि इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर, जिसको हम एकीकृत बहुपोषीय जलीय कृषि कहते हैं, ये एक अगर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की हम जो बात कर रहे थे, टिकाऊ जल कृषि, उसी का एक उदाहरण है, जिसमें हमने अपशिष्ट प्रबंधन की बात करी थी। अपशिष्ट प्रबंधन मतलब कि मछलियों का जितना भी मल है और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है और जो बचा हुआ उनका जो खाद्य पदार्थ है उनके तालाब में, जलाशय में जितना भी होता है, ताकि वो अमोनिया को न जन्म दे सके, ताकि वो किसी रोग को न जन्म दे सके, तो उसकी रिसाइकलिंग करना ये अपशिष्ट प्रबंधन है। तो उसी अपशिष्ट प्रबंधन को अगर हम और डिटेल में पढ़ें तो ये एक एकीकृत बहुपोषी जलीय कृषि कहलाएगी। तो जिसमें क्या होता है कि जो मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर होता है, तो IMTA जो है ये एक प्रकार की जलीय कृषि है, जिसमें विभिन्न जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जो पोषक स्तर होते हैं, उनमें जलीय प्रजातियों को एक साथ पाला जाता है। और इस प्रणाली में जो है जितना अपशिष्ट प्रबंधन है, तो उसमें क्या होगा कि एक प्रजाति का अपशिष्ट दूसरे के भोजन के यानी फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है। तो ये भी एक रिसाइकलिंग है, ये भी एक नेचुरल रिसाइकलिंग है। अगर हमने दो प्रकार की स्पीसीज हैं, दो कुछ तालाबों में या झीलों में हमने देखा है, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक प्रजाति जो होती है दूसरे प्रजाति का जो फीकल मैटर होता है, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसके लिए भोजन के रूप में कार्य कर रहा है।
तो इसमें क्या होगा कि जो पुनः उपयोग हो रहा है वो एक रिसाइकलिंग सिस्टम हो रही है, नेचुरल रिसाइकलिंग हो रही है। तो इसमें जो दक्षता है और इसमें जो सुधार होता है, तो इससे क्या होगा कि जो अपशिष्ट है वो कम हो जाएगा, और पारिस्थितिकी का जो तंत्र की बात करें वो सारी सेवाएं इसमें प्रदान हो रही है। तो एक सक्सेसफुल इकोलॉजिकल का एक इको सिस्टम इसमें चल रहा है। तो जैसे हम प्रबंधन की बात कर रहे थे, अपशिष्ट प्रबंधन की, तो हम ये मान सकते हैं कि जो IMTA की जो हम बात करें तो ये एक एकीकृत बहुपोषी जो जलीय कृषि है, तो ये एकीकृत जलीय जो कृषि है, बहुपोषी जो मल्टी ट्रॉपिक लेवल है, तो ये वही है कि जहाँ पर विभिन्न ट्रॉपिक लेवल पर चल रहा होता है, जिसमें एक ही प्रकार की जो जलीय है कृषि है, जलीय कृषि एक ही प्रकार की है, क्योंकि इंटीग्रेटेड है। तो पोषक जो स्तर होते हैं ट्रॉपिक लेवल से अगर हम बात करें तो वो जलीय प्रजातियों को एक साथ ही पाला, उसमें कल्चर किया जा रहा है, तो उसमें एक दूसरे से ही उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जो है एक नेचुरल रूप से हम कहें तो उसकी रिसाइकलिंग हो रही है, और पारिस्थितिक तंत्र की सारी जो सेवाएं हैं वो उसमें उपलब्ध हो रही है। इस एकीकृत जो बहुपोषी की अगर हम बात करें, इसके क्या क्या लाभ हैं? बेहतर संसाधनों का उपयोग करना, सबसे बड़ी बात, बेहतर संसाधनों का उपयोग करना, यानी कि जो इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर में एक प्रजाति का अपशिष्ट दूसरे के लिए उपयोगी होता है, जिससे संसाधनों का भी बेहतर उपयोग होता है। दूसरी बात, पर्यावरण में सुधार होता है। इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर की बात करने हैं तो उसमें अपशिष्ट भी कम होता है और पानी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, जिसमें पर्यावरण को लाभ भी मिलता है। तो ये इन्वायरमेंटल बेनिफिट हो गई। आर्थिक लाभ भी हमें मिल रहा है, क्योंकि IMTA के माध्यम से, इस एकीकृत बहुपोषी जलीय कृषि के माध्यम से किसान विभिन्न जलीय प्रजातियों को एक साथ पाकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं, इनकम का बड़ा सोर्स हो सकता है। अगर ज़्यादा इस मात्रा में स्पेसीज का हम कल्चर करेंगे, ज़्यादा मात्रा में पॉपुलराइज होंगे, ज़्यादा उनका मार्केट रेट होगा, हमारे पास पैसा आएगा, हम मछलियों का एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, तो हमें एक आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। पारिस्थितिकी संतुलन की बात करें वो तो होगा ही, क्योंकि IMTA में जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें संतुलन बनाए रखने में एक मदद भी करता है, जिससे पूरी जैव विविधता में वृद्धि भी होती है। तो ये एक एकीकृत बहुपोषी जलीय कृषि के लाभ भी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, इस इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर यानी कि जो एकीकृत बहुपोषीय जलीय कृषि है, उसके क्या क्या उदाहरण शैवाल और मछलियों में, क्योंकि मछलियों के जो अपशिष्ट होता है उसको समुद्री शैवाल के लिए उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और मछली और सीप में होता है, जैसे मछलियों का जो भोजन होता है वो सीपों के लिए वो भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। झींगा है, समुद्री शैवाल है, झींगा और अपशिष्ट को जो झींगे के प्राउन का जो अपशिष्ट होता है, एक्सक्रीटरी मैटर होता है, उसको समुद्री शैवाल के लिए उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो IMTA जो होता है, यानी कि एकीकृत बहुपोषी जो जलीय कृषि है, एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल जलीय कृषि प्रणाली है, जो किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पारिस्थितिकी प्रभाव और समाधान। क्या क्या प्रभाव हैं, उनके क्या क्या समाधान हैं। पारिस्थितिक प्रभाव क्या है? इकोलॉजिकल रिस्क की बात करें, जल प्रदूषण, यूट्रोफिकेशन, इनकी प्रोबेबिलिटी है, परजीवी, उनका रोग फैलाना, प्राकृतिक जैव विविधता में हानि होना, आक्रामक प्रजातियों का जन्म लेना, उनका पनपना, तो ये सब इकोलॉजिकल रिस्क हैं। और इनका मिटिगेशंस क्या है, इनके समाधान क्या है, क्योंकि अगर नुकसान है, रिस्क हैं, तो मिटिगेशंस भी है। तो मिटिगेशंस में अगर हम बात करें, समाधान की हम बात करें, तो जितने भी फिल्टर फीडर्स हैं, जैसे मसल्स का हम उपयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, यूट्रोफिकेशंस की मात्रा भी थोड़ा सा कम होगी। बहुप्रजातीय प्रणालियाँ यानी पॉलीकल्चर का इस्तेमाल हम करेंगे, उससे भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, जितने भी इकोलॉजिकल हमने रिस्क पड़े। इसके अतिरिक्त जो अपशिष्ट प्रबंधन सिस्टम, जैसे कि अभी हमने इतनी बड़ी IMTA के सिस्टम उदाहरण के तौर पर पढ़ा, इसके अतिरिक्त हमने RS सिस्टम पढ़ा, तो ये सारा अपशिष्ट प्रबंधन का जो एक सिस्टम है वही चल रहा था। तो ये सब चीज़ें, उनका एक समाधान भी है। फार्म की जो साइट है उसको सावधानीपूर्वक हमने चयन करना है कि कैसे, किस साइट पर हमें फार्मिंग करनी है, वहाँ पर का कैसे हमने चयन कर रखा है। प्राथमिक रूप से जो पहले हमने अध्याय में भी जिक्र किया था कि कैसे हम साइट सिलेक्शन करेंगे, कैसे भूमि का चयन करेंगे, पानी का चयन करेंगे, और वहाँ पर क्या टेम्परेचर है, क्या pH रहता है, वो मिट्टी वहाँ पर की कैसी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो इनका अगर हमने सावधानीपूर्वक चयन किया है, सावधानीपूर्वक अगर इनका चयन कर रखा है, तो ये भी एक समाधान के रूप में ही कार्य करेगा।
और जैव विविधता को बढ़ावा देना, जितना हम बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाएंगे तो वो सब चीज़ें, जितने भी इकोलॉजिकल रिस्क हैं उनको कहीं ना कहीं कम करेंगे। तो अगर जलीय कृषि सही तरीके से ना की जाए तो इसके पारिस्थितिकी प्रभाव जो अभी हमने पढ़े, जिनमें रोग और परजीवियों का फैलाव और स्थानीय जैव विविधता को भी खतरा होता है और आक्रामक प्रजातियों का प्रसार भी होता है। तो इसलिए जलीय कृषि को सही तरीके से ही किया जा सकता है और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे पारिस्थितिकी को भी प्रभाव पड़ता है। तो जो समाधान हमने बताए वो पिछले स्लाइड में थे, वही चीज़ें हमने, जैसे मल्टी स्पेसीज की फार्मिंग करना है, मसल्स का और शैवालों का हमने इस्तेमाल करना है, फिल्टर फीडर्स का हमने उपयोग करना है, अपशिष्ट का जो पदार्थ हैं उनका हमने सही तरीके से मैनेजमेंट करना है, उनका प्रबंधन करना है, फार्म लोकेशन को सही तरीके से सेलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें उनके समाधान के रूप में है। इसके अतिरिक्त जो पारिस्थितिकी प्रभाव को जो न्यूनतम करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना, इस स्लाइड में हम जिक्र करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे टॉपिक में सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। तो कैसे हम पारिस्थितिकी प्रभाव को कम करेंगे और कैसे जैव विविधता को हम बढ़ावा दे सकते हैं। चूँकि जलीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रभाव को न्यूनतम करने और बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई सारे उपाय किए जा सकते हैं। उनमें सबसे पहले जो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की बात करें, यानी कि टिकाऊ प्रथाओं का पालन करना है। अभी हमने जो टिकाऊ जल कृषि कैसे की जा सकती है की बात करी इससे पहले, तो वो यही चीज़ें थी। यही सब चीज़ें हम इसमें करेंगे जिससे हम पारिस्थितिक प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। तो टिकाऊ प्रथाओं का पालन करना और इसके अतिरिक्त जो जैव विविधता है उसको भी बढ़ावा देना है, और ऐसी प्रणालियों का उपयोग करना जो अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करें। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, जो पारिस्थितिकी प्रभाव है उसको कम करेंगी और जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी होगी, उसको बढ़ाएंगी, जिससे हमारा एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर होगा, जिससे पारिस्थितिकी प्रभाव भी बैलेंस रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो अभी हमने जो प्रथाओं का इस्तेमाल किया, जितने भी टिकाऊ प्रथाओं का किया था या जैव विविधता को बढ़ाने की हम बात करी, उनको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे जलीय कृषि में, जैसे हमने कहा कि पारिस्थितिक प्रभाव को अगर हमने कम करना है तो उसके लिए टिकाऊ प्रथाओं का अगर हम करेंगे, निर्माण करेंगे, तो जलीय कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करें और अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करें, जितना भी मैनेजमेंट है उसको रिसाइकलिंग करें, और पानी के प्रबंधन में उसका एक महत्वपूर्ण रोल भी है, और पानी के प्रबंधन में सुधार करना भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जैव विविधता को बढ़ावा देने वाली प्रणालियाँ कौन कौन सी, जैसे सहसंस्कृति जो प्रणालियों का उपयोग करना है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को उगाना है, प्राकृतिक आवासों को संरक्षण करना है, और इसके अतिरिक्त जो जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए मदद कर सकता है, वो सारे फैक्टर हम इसमें शामिल करेंगे। मैनेजमेंट जो एक्सक्रेटेड सब्सटेंस का है, हमने इससे पहले स्लाइड में भी जिक्र कर लिया। अब तटीय जो जलीय कृषि है उसका उपयोग कैसे करेंगे, क्योंकि अब तटीय जलीय कृषि जो तटीय क्षेत्र से जो दूर होते हैं, यानी जो खुले समुद्र में जलीय कृषि की एक विधि कहलाती है। तो इससे क्या होगा, जो पानी की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार, प्रदूषण के कम चांसेज होंगे, और बाकी के जो बेनिफिट्स हमें जो मिलेंगे वो उसमें शामिल हो जाएंगे। और जैव विविधता को कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने को कल्चर की हम बात करें, सह संस्कृति का मतलब है कि ऐसी प्रणालियों का हम उसमें उपयोग करेंगे जो साथ साथ उपयोग की जा सकती हैं। जैसे हमने ड्यूअल कल्चर के माध्यम की अभी बात करी थी, तो उन प्रणालियों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि ऐसी प्रणालियों में जो जलीय और स्थलीय प्रजातियों को एक साथ उगाना, उनका एक साथ कल्चर करना, उनकी पैदावार एक साथ करना, जिससे जो जैव विविधता है वो बढ़ जाती है। बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी तो इकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां, उनको उगाने के लिए एक ही क्षेत्र में अगर विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, पौधे हैं और जानवरों को, उनको उगाकर जैव विविधता को बढ़ावा देने में मदद भी मिलेगी। प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना, जलीय कृषि के आसपास के क्षेत्रों में जो प्राकृतिक आवासों का जो संरक्षण होता है, जैसे मैंग्रोव, कोरल रीफ, ये सब जैव विविधता को बढ़ावा देने में ही मदद करती है। इसके अलावा प्रजातियों में विविधीकरण जो उनका होता है, और जो प्रजनन कार्यक्रमों में निवेश करना है, क्योंकि उससे अप्रयुक्त क्षमता वाली जो प्रजातियों के लाभ और तालमेल का, उनका दोहन करने में मदद मिलती है, जिससे जैव विविधता में योगदान मिलेगा। और
ये जो उपाय हैं वो जलीय कृषि में पारिस्थितिक प्रभाव को भी न्यूनतम करेंगे और जैव विविधता को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये जो पूरा हमारा अध्याय था कि हम कैसे जैव विविधता को बढ़ावा दें और कैसे हम जो है पारिस्थितिक जो प्रभाव हैं उनको हम कम करें, चूँकि हमें पारिस्थितिक प्रभाव भी कम करने हैं, न्यूनतम करने होते हैं, उनके क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या पारिस्थितिक प्रभाव हैं और क्या क्या बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के उपाय हैं, ये चीज़ें हैं। और इसके अतिरिक्त जो है इकोलॉजिकल जो हमने रिस्क और मिटिगेशन की बात कर ली कि हम उनका कैसे समाधान कर सकते हैं और क्या क्या जो है एकीकृत बहुपोषी कृषि है, कैसे जो अपशिष्ट पदार्थों का एक जो नेचुरल मैनेजमेंट होता है वो इसके अंतर्गत हमने स्टडी करी। और ये सारी चीज़ें जो है हमारे एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के लिए बहुत आवश्यक भी हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इस पार्ट में इनका अध्ययन भी किया। और इसके बाद हम जो अगला अध्याय हमारा शुरू होगा वो कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो मछलियों में प्रबल संभावना जिनकी होती है, और आउटडोर सिस्टम में खासकर हम बात करते हैं तो वहाँ पर रोगों की जो संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और कौन कौन से उनमें रोगों की संभावना होती है, चाहे वो फंगल डिजीज़ होती हैं, चाहे बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, वायरल डिजीज़ होती हैं, ये सारे जितने भी रोग हैं हम उनके बारे में भी एक अध्याय जो है अगला जो हमारा सेशन रहेगा, जो अगला अध्याय रहेगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे रोगों की और कौन कौन से रोग जो है मछलियों में होते हैं और उनके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या उनका कैसे इलाज किया जा सकता है, कैसे हम अपने एक्वाकल्चर को सस्टेनेबल बना सकते हैं, इसके लिए हम अगले अध्याय में जिक्र करेंगे। धन्यवाद।